नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन एक साथ कार्य किया? अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 48 दिन, दूसरा समय क्या दिया, 60 दिन। तो देखिए हम सबसे पहले 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 240 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 240 यूनिट। अब देखिए इस 240 यूनिट काम को जब a प्लस बी कर रहे हैं, जब a प्लस बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 48 दिन का समय लग रहा है। और इस 240 यूनिट काम को जब अकेले b कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी 48 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखिए b जो है 60 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से a प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 5 यूनिट, और b का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट। तो हम यहां से a का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी की एफिशिएंसी में से b का एफिशिएंसी माइनस करेंगे, तो यहां से a का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम किए थे। अब देखिए कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले जो है बी कार्य छोड़ दे रहा है, यानी 15 दिन अकेला जो है ए कार्य किया होगा। अब देखिए ए जो है 15 दिन अकेला कार्य करेगा, तो 15 दिन में कितना काम करेगा। अब देखिए ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 गुने 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। अब देखिए ए जो है 15 दिन में अकेले 15 यूनिट काम किया होगा, और टोटल हमें काम कितना कराना है, हमें टोटल काम कराना है 240 यूनिट। अब देखिए इस 240 यूनिट में से 240 यूनिट में से 15 यूनिट माइनस करेंगे, 240 यूनिट में से 15 यूनिट माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 240 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225 यूनिट। अब देखिए इस 225 यूनिट काम को दोनों जो है एक साथ मिलकर किए होंगे। अब देखिए 225 यूनिट काम दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ, 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ अगर a प्लस बी 225 यूनिट काम करेंगे तो 225 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 225 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 45 बार में, यानी कितना समय लग जाएगा, 45 दिन का। यानी 45 दिन दोनों जो है एक साथ मिलकर काम किए होंगे। हमारा आंसर क्या निकल गया, 45 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। हमसे पूछ कर मजदूरी में से ए का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं मजदूरी में से ए का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो देखिए कभी भी मजदूरी इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। यानी हम यहाँ से सबसे पहले ए और बी के टाइम का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए ए का टाइम कितना है, ए का टाइम है 30 दिन और बी का टाइम कितना है, 40 दिन। तो देखिए हम यहाँ रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ हमारा 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा।
अब देखिए दोनों के टाइम का रेशियो हमारा निकल के आ गया, तो हम यहां से इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा, यानी इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब देखिए ए का इफिशिएंसी अगर 4 यूनिट होगा तो बी का इफिशिएंसी कितना होगा 3 यूनिट। और मजदूरी कभी भी इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, यानी उस मजदूरी में से ए को अगर 4 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा 3 यूनिट, यानी यहां से टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा, यहां से टोटल मजदूरी हो जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी कितना दिया, हमें टोटल मजदूरी दिया है 2800 रुपया, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2800 रुपया दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ के रहे ए का हिस्सा, तो देखिए उस मजदूरी में से ए को कितना मिला है 4 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1600 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर टंकी का आयतन पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एएलपी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहे टंकी का आयतन। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 4 घंटे और दूसरा समय क्या दिया 2 घंटे, तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 4 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। तो हम यहाँ टंकी की आयतन मान लेते हैं 4 यूनिट। हम यहाँ टंकी की आयतन मान लेते हैं 4 यूनिट। अब देखिए 4 यूनिट पानी जब बी अकेले भर रहे हैं, 4 यूनिट पानी जब बी अकेले भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। और 4 यूनिट पानी जब दोनों साथ में मिलकर भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी दोनों भर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इनका इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए बी जो है 4 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरा होगा। और दोनों मिलकर 2 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहे होंगे, 2 यूनिट पानी भर रहे होंगे। अब देखिए यहां से बी का इफिशिएंसी क्या निकल के गया 1 यूनिट, और ए प्लस बी का इफिशिएंसी क्या निकल के गया 2 यूनिट। तो देखिए हम यहां से ए का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए का इफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के इफिशिएंसी में से बी का इफिशिएंसी माइनस करेंगे, तो यहां से हमारा ए का इफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए ए का इफिशिएंसी क्या निकल के गया 1 यूनिट निकल के गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है प्रति घंटा 50 मीटर क्यूब पानी भर रहा है। अब देखिए यहां से हमारा निकल के आ गया कि ए जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है 1 घंटा में 50 मीटर क्यूब पानी भर रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 50 मीटर क्यूब दिया है। और हमसे पूछ रहे हैं टंकी का आयतन, और यहां हम टंकी का आयतन क्या मान के रखे 4 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 मीटर क्यूब, यानी टंकी का आयतन क्या निकल गया 200 मीटर क्यूब निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 200 मीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस दौड़ने लगा। 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वापस जो है दौड़ने का स्पीड क्या दिया, वापस दौड़ने का हमें स्पीड क्या दिया, वापस दौड़ने का हमें स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर घंटा, और वापस जो है कितना समय के लिए दौड़ा है, समय हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 10 मिनट। समय कितना दिया 10 मिनट। तो देखिए हम क्या करते हैं इस समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 10 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा। तो देखिए 60 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6 घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो देखिए हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं, यानी वापस जो है कितना दूरी के लिए वह दौड़ा होगा। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में हम समय से गुणा करेंगे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 6 गुणे 1/6। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी वापस जो है कितना दूरी के लिए दौड़ा होगा 1 किलोमीटर के लिए। और हमसे पूछ रहे हैं कि सुजल जो है
ए से कितनी दूर होगा। अब देखिए सुजल जो है बिंदु ए से पहले कितना जा रहा है, बिंदु ए से पहले जा रहा है 8 किलोमीटर, बिंदु ए से पहले जा रहा है 8 किलोमीटर और वापस आ रहा है 1 किलोमीटर। तो देखिए अब जो है ए से कितना दूर होगा, 8 माइनस 1 किलोमीटर, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल गया, 7 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा और 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल है। हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं, तो वहां से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 4 स्पीड दिया है और चारों स्पीड से 12 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी तय की जा रही है। तो देखिए हम यहां से 12 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी तय की जा रही है, तो हम यहां से कुल दूरी तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां अगर कुल समय निकालने जाएंगे तो यहां हमारा समय जो है वो दशमलव में निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां दूरी को कुछ वैसा मान लेते हैं ताकि हमारा समय आसानी से निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पीड दिया हुआ है हम उस स्पीड का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए पहला क्या दिया 20 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा क्या दिया 40 किलोमीटर पर घंटा, तीसरा क्या दिया 60 किलोमीटर पर घंटा और चौथा क्या दिया 120 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 20, 40, 60 और 120 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120। तो देखिए हम प्रत्येक दूरी को मान लेते हैं 120 किलोमीटर, प्रत्येक दूरी को हम मान लेते हैं 120 किलोमीटर, प्रत्येक दूरी को हम मान लेते हैं 120 किलोमीटर। अब देखिए पहला 120 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो देखिए 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है 120 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो देखिए 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 3 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए तीसरा स्पीड क्या दिया, तीसरा स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए चौथा स्पीड क्या दिया, चौथा स्पीड दिया है 120 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा कुल दूरी हो जाएगा 4 गुने 120 किलोमीटर। कुल दूरी क्या हो जाएगा 4 गुने 120 किलोमीटर। कुल समय क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कुल समय कितना हो जाएगा 12 घंटा। अब देखिए हमें कुल दूरी और कुल समय पता चल गया, तो हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहां से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी में कुल समय से भाग देंगे। अब देखिए 12 से 120 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। अब देखिए हम 4 में अगर 10 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है विपरीत दिशा से आने वाली 2 ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी और दूसरी 165.5 मीटर लंबी, एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती है। ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, ट्रेनों की संयुक्त गति पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को पार कर रही है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करेगी उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए यहां जो है एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। एक का हमें लंबाई क्या दे 144.5 मीटर, दूसरे का हमें लंबाई क्या दे, दूसरे का हमें लंबाई दिया हुआ है 165.5 मीटर।
अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से दूरी हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा दूरी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा दूरी हो जाएगा 310 मीटर। अब देखिए दूरी क्या निकल के आएगा 310 मीटर, और ट्रेन को पार करने में समय कितना लग रहा है, हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 9.3 सेकेंड का। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड कैसा निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो देखिए जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगी तो हम यहां रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्पीड ऐड करेंगे, और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों का संयुक्त स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से जो स्पीड निकालेंगे वो स्पीड हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का संयुक्त स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां स्पीड निकालेंगे, हम यहां स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे, तो यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा स्पीड निकल के आएगा 310/9.3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम इसे 31 से काट सकते हैं, हम इसे 31 से काटेंगे तो ये हमारा 31 से जाएगा 10 बार में, इसे 31 से काटेंगे तो ये हमारा 31 से जाएगा 0.3 बार में। अब देखिए हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो हमारा ऊपर एक जीरो जाएगा, यानी यहां से हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, यहां से हमारा स्पीड हो जाएगा, यहां से स्पीड हमारा हो जाएगा 100/100/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम इस स्पीड को अगर किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100/3 में हमें गुना करना होगा 18/5 से, तो ये हमारा किलोमीटर पर घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 3 से अगर हम 18 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 5 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा संयुक्त स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है शांत जल में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का हमें स्पीड दिया, शांत जल में नाव का स्पीड कितना दिया, 3 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा का स्पीड। तो देखिए हमने मान लिया कि धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो हम यहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं, और दोनों केस में दूरी बराबर चली जा रही है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। तो देखिए हम यहां से अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से धारा के विपरीत और धारा के दिशा के अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो देखिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत जाने में अगर 2 यूनिट का समय लग रहा होगा तो धारा की दिशा में जाने में 1 यूनिट का समय लग रहा होगा, क्योंकि धारा के विपरीत में दुगुना समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हमारा टाइम का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2। अब देखिए धारा के विपरीत और धारा की दिशा की स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए हम यहां से धारा के विपरीत और धारा के दिशा का स्पीड निकालेंगे। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हम यहां से अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, उस केस में स्पीड हो जाएगा 3 - y किलोमीटर पर घंटा, और जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 3 + y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, 1:2 के बराबर, यानी हम यहां से लिख सकते हैं इसके बराबर 1/2। अब देखिए हम इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 3 + y = हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 2y।
अब देखिए माइनस के 2y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी y में अगर हम 2y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3y, और इस 3 को अगर हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 3, 3 से हमारा 3 कट जाएगा, यहां से हमारा y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। और y हमने क्या मान के रखा है, y हमने मान के रखा है धारा का स्पीड। तो देखिए धारा का स्पीड यहां से क्या निकल के आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे दोनों संख्या पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, दोनों संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 1 से और दूसरी संख्या y है। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 1 से और दूसरी संख्या y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है। तो देखिए अगर हम ठीक बाद वाला संख्या निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 1, और दोनों का हमें योग कितना दिया है, हमें योग दिया है 40। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 40 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों दी गई संख्या के बीच का अंतर दिया है, यानी हमें क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया, 6 दिया है। अब देखिए यहां से हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो यहां से हमारा प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम 44 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 22 बार में, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल गया, 22 निकल के आ गया। अब देखिए हम किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहां अगर x की जगह 22 पुट करेंगे तो 22 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 38 में से 22 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा y इक्वल टू 16 हो जाएगा। यानी दोनों संख्या क्या निकल के आ गया, एक संख्या हमारी 22 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 16 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 11 से विभाज्य है तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 5 0 4 x 5 y 3। अब देखिए ये जो संख्या है, 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हम संख्या के अंकों को एक एक छोड़ के ऐड करते हैं, जो हमारा शेष बच जाता है उसे ऐड करते हैं, और दोनों के बीच का अंतर या तो हमारा 0 हो या हमारा 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है तो यहाँ जो है अंतर हमारा 0 या हमारा 11 आना चाहिए। तो देखिए एक एक छोड़ के अगर हम ऐड करेंगे, एक एक छोड़ के ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा शेष बच गया उसे ऐड करेंगे, शेष क्या बच गया, 0 प्लस x प्लस y। तो देखिए यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस y निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर यह 11 से विभाज्य है तो हमारा योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या हमारा 11 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ x प्लस वाई के जगह अगर 17 पुट कर लें तो हमारा अंतर 0 निकल के आ जाएगा, अंतर हमारा 0 निकल के आएगा तो ये हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी यहाँ से हमसे पूछ के रहा था x और y का योग का कोई एक मान पूछ रहा था, तो एक मान हमारा क्या निकल के आएगा, 17 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 9 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो
परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9, 24 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9, 24 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। अब देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है, 24 है, तो हम 24 का फैक्टर करेंगे तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, 12 है, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 3 है, यानी 12 है। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुने 3, एक 3 है, हमें एक 3 और लेना होगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहां तक हमारा क्या है 24, 24 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72, यानी एलसीएम क्या निकल के गया, 72 निकल के आ गया। यानी 72 में अगर हम इन तीनों से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम इन तीनों से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष 4 बचता है। यानी अगर हम इस 72 में 4 ऐड कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगा, जिसे अगर हम इन तीनों से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष हमारा 4 बचेगा। 72 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जब हम उसे 5 से विभाजित करें तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। यानी अगर हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो देखिए 5 से विभाजता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक या तो हमारा 0 हो या हमारा 5 हो, तो वह हमारी संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब देखिए यहां हमारा अंतिम अंक क्या है, 6 है, यानी अगर हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो यहां हमारा शेष बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 72 का हम मल्टीपल लेंगे। 72 का अगर हम दोगुना लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144। 144 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 148। अब देखिए 148 को अगर हम इन तीनों से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष 4 बचेगा। लेकिन जब हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा 5 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 गुना लेंगे। 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 216। 216 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब देखिए 220 में अगर हम इन तीनों से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। और हम इसे अगर 5 से विभाजित करेंगे तो यहां हमारा अंतिम अंक क्या है, 0 है, यानी ये हमारा 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी सबसे छोटी ब्रैकेट संख्या क्या निकल के आ गया, 220 निकल के आ गया, जिसे अगर हम 9, 24 और 12 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष 4 बचेगा। और हम इसे जब 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 220। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।